नमस्कार दोस्तों, मैं प्रतीक सिंह एनालाइजर ऐप के वीडियो कोर्स जिसमें हम सब्जेक्ट वाइज हर कोर्स पे डील करते हैं, पूरे बेसिक कॉन्सेप्ट से लेकर के पूरे डीप नॉलेज तक का उसका सीरीज़ का आज इतिहास का पोर्शन मैं चालू करने वाला हूं। तो जैसे आप अपने पीछे बहुत कलरफुल बैकग्राउंड देख रहे हैं, तो इन सब का मैं तथ्य आपको समझाऊंगा। हालांकि मेरा भी जो डील करने का सब्जेक्ट है वो है छत्तीसगढ़ हिस्ट्री। मगर सीजी हिस्ट्री पढ़ाने से पहले हमारे विद्वान बोलते हैं कि सीजी हिस्ट्री को पढ़ना है तो पहले आपको इंडियन हिस्ट्री का नॉलेज होना चाहिए। और इंडियन हिस्ट्री का पढ़ना है तो उसमें फिर आपको पता है कि इंडियन हिस्ट्री का स्टार्ट कहाँ से होता है। तो मेरा कहना है कि सीजी हिस्ट्री के क्रम, क्योंकि सीजी हिस्ट्री इंडियन हिस्ट्री से अलग नहीं हो सकती, जैसा सब हमारे विद्वान बोलते हैं, और सही बात भी है। क्योंकि जैसे जैसे भारत पर जो प्रभाव पड़े थे वो छत्तीसगढ़ भारत का ही एक अमूल्य हिस्सा है, तो प्रभाव छत्तीसगढ़ में देखने मिलेंगे। तो उसी अनुरूप हम इंडियन हिस्ट्री तो पढ़ते हैं, मगर इंडियन हिस्ट्री पढ़ने से पहले भी मैं बताता हूँ कि सीजी हिस्ट्री और इंडियन हिस्ट्री में दोनों में कॉमन क्या चीज़ है। सीजी और इंडियन तो हो गया, मगर कॉमन क्या दिख रहा है? तो हिस्ट्री, हिस्ट्री शब्द कॉमन दिख रहा है। हिस्ट्री मतलब क्या होता है? इतिहास। इतिहास मतलब इति धन हास, इति मतलब ऐसा और हास मतलब हुआ था, अर्थात ऐसा हुआ था। तो कैसा कैसा हुआ था पहले, उसी का अध्ययन हम इतिहास कहते हैं। पहले क्वेश्चन। और मैं बोलता हूँ कि पूरे दुनिया में जितने भी इतिहास का निर्माण हुआ है, पूरे दुनिया में, पूरे अर्थ में जितने भी इतिहास का निर्माण हुआ है, इसके सबके मूल में क्या है? ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है। अगले 3 सेकंड में इसका आंसर दे दूंगा मैं। सोचिए एक बार कि जितने भी इतिहास हुए इन सबके मूल में क्या है। तो कोई बोलेगा कि सर आक्रमण, लड़ाई झगड़ा, मारपीट, एक दूसरे पर कब्जा करना, साम्राज्य का विस्तार करना, राजा प्रजा, यही सब है बोलेंगे। मैं बोलता हूँ कि इन सबके भी मूल में क्या है। तो आप देखें कि इन सबके भी मूल में जो एक कॉमन चीज है, जो आपको पता होना चाहिए, इस पर ध्यान देने वाली बात है, वो है मानव। अर्थात इतिहास का निर्माण तभी हो पाया है जब इस इतिहास में मानव का उद्गम हुआ है। अर्थात जितने भी इतिहास बने हैं सब मानवों की वजह से बनी है। अर्थात इंसान जो मानव सभ्यता है, इसने ही इतिहास का निर्माण किया है। तो हमको इतिहास पढ़ने से पहले, छत्तीसगढ़ इतिहास पढ़ने से पहले इंडियन इतिहास पढ़ने से पहले मानव सभ्यता, और मानव सभ्यता पढ़ने से पहले हमको मानव सभ्यता को उत्पत्ति कैसे हुई हमारे पृथ्वी पर, ये जानना होगा। और फिर पृथ्वी की उत्पत्ति जान तो पृथ्वी कैसे हमारे ब्रह्मांड में निर्माण हुआ, ये जानना पड़ेगा। तो इसी सब का एक छोटा सा नॉलेज लेते हुए मैं आपको सीधा छत्तीसगढ़ से कनेक्ट करूंगा, ताकि आप लोगों का नॉलेज एक मल्टी डायमेंशनल व्यू में आप सोच सके। क्योंकि देखिए, हमको सिर्फ प्री को टारगेट करके नहीं, हमको प्री प्लस मेंस सारे एग्जाम को टारगेट करके चलना है। और हम चाहेंगे कि आपका इसमें यूपीएससी का भी बेसिक लेवल का भी नॉलेज कवर हो जाए। हालांकि इसमें जो मैं ऊपर नॉलेज बता रहा हूँ, मगर जैसे हम जियोग्राफी वगैरह पढ़ेंगे तब मैं आप लोगों को ब्रह्मांड वाला जो पोर्सन है, या ह्यूमन मानव विकास वाला जो पोर्सन है, उसका पूरा डिटेल से डील करूंगा। फिलहाल इतिहास है तो उस अनुरूप हम इसको शॉर्ट वे में कंप्लीट करते हैं आपको, ताकि एक समझ विकसित हो सके। उस हिसाब से हम क्लास को लेंगे। तो चलिए हम चलते हैं अपने इतिहास की ओर। तो आप जानते हैं, बहुत बार शब्द सुने कि बिग बैंग थ्योरी, ब्रह्मांड में एक विस्फोट हुआ जिसका कारण सारे तारों का निर्माण हुआ, तो तारे निर्माण हुए। तो उसी तारों के निर्माण में हमारे सूर्य का निर्माण हुआ, और उसी समय सूर्य के आसपास उसके गुरुत्वाकर्षण फील्ड की वजह से बहुत सारे आकर के जो उल्कापिंड वगैरह जो थे तो ऐसे बहुत सारे ग्रहों का निर्माण होना चालू हुआ। तो धीरे धीरे ग्रहों का निर्माण होना चालू हुआ, तो उसी ग्रहों के निर्माण में से हमारा पृथ्वी भी एक ग्रह के रूप में तब्दील होता नजर आया। मगर पृथ्वी जैसे आज हमको दिखाई देता है, जैसे आज हमको दिखाई दे रहा है, पृथ्वी ऐसा नहीं था। अर्थात पृथ्वी कैसा था? तो पृथ्वी पहले एक आग के गोले के समान जलता हुआ प्रतीत होता था। पृथ्वी का जब ये पृथ्वी का आग जैसा आग का गोला था, ये उस समय की इमेज है, समझिए समझाने के लिए। तो पृथ्वी का आग का गोला था। फिर धीरे धीरे पृथ्वी अपने आग के गोले से, जैसी सूर्य से सौर पवनें चलती हैं जो कि पृथ्वी को ढकेल दिया दूर। तो पृथ्वी जब दूर ढकेला तो पृथ्वी दूर हो गया, सूर्य के प्रभाव क्षेत्र से थोड़ा दूर हो गया, तो धीरे धीरे ठंडा होने लग गया। तो जैसे धीरे धीरे ठंडा होने के दिख रहा है आपकी आग, और धीरे धीरे ठंडा हो रहा है। तो जैसे जैसे ठंडा होते जा रहा है ये, तो उसका फिर पृथ्वी का ये अनुरूप आ गया। तो उसी अनुरूप जब पृथ्वी ठंडा होकर के इस अनुरूप में आया, जब यहाँ जल वगैरह सब चीज़ के डेवलपमेंट हुई, इसका पूरा बेसिक में बोला कि जब हम ज्योग्राफी डील करेंगे तब मैं आपको पूरी डिटेल बताऊंगा। अभी शॉर्ट में मैं निपटाते जा रहा हूँ आप लोगों को। तो ओरिजिन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, अर्थात पृथ्वी के निर्माण मैंने बता दिया कैसे वो आग के गोले से पृथ्वी ठंडा होते गया, सौर पवनों के कारण उसको दूर चला गया, तो फिर ठंडा होते गया, ठंडा होते होते फिर पृथ्वी अपने इस रूप में आया। तो पृथ्वी अपने इस रूप में आया तो पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति हुई। तो जीवन की उत्पत्ति पृथ्वी में कब हुई? तो 3.8 अरब साल पहले, 3.8 अरब साल पहले जो है पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति हुई। तो जीवन की उत्पत्ति उसमें कैसे, किस रूप में हुई? उस समय पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति हुई एक कोशिकीय सेल के रूप में। पहले हम एक बैक्टीरिया के रूप में फॉर्म हुए, बैक्टीरिया से धीरे धीरे हम एक कोशिकीय सेल के रूप में हम फॉर्म हुए। फिर जैसे जैसे और समय चलता गया और हमारे बहुत सारे विकास क्रम में हम आगे बढ़ते रहे, तो एक कोशिकीय सेल से हम टिक्टालिक फिश करके, जो पहली मछली जो हमको ज्ञात है, जो समुद्र में एक कोशिकीय सेल मछली बनते गए, वैसी मछली में से एक मछली थी टिक्टालिक,
मैं लिखा है टिकटॉक जैसा नाम है इसका, तो उसी से याद रखिएगा। टिकटालिक मछली जो है ये पहली मछली थी जो समुद्र से जमीन पर बाहर निकली, मतलब समुद्र बाहर निकल जमीन पे चलने लगी। तो देख रहे हैं जैसे कि समुद्र से जमीन पे बाहर आ रही है और ये अपने जो इसको फिन्स पंख दिख रहे हैं, इस पंख के माध्यम से ये जमीन पर रेंगने लगी। तो ये रेंगते रेंगते आप पूरा इमेजिन कीजिए कैसे क्रम बढ़ते जा रहा है। फिर ये रेंगते 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 धीरे 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 इसके धीरे धीरे ऐसे हाथ पैर डेवलप हुए। तो एक टेट्रापॉड है, मतलब जो जमीन पे रेंगते हैं उनमें से धीरे धीरे टेट्रापॉड इस टाइप का एक मगरमच्छ जैसा संरचना में ये तब्दील हुई है टिकटालिक विकास क्रम में आगे बढ़ते 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 बढ़ते। और यही जो टेट्रापॉड जो निर्माण हुआ, यही टेट्रापॉड जो है यही डायनासोर के पूर्वज कहलाते हैं। तो ये पूर्वज डायनासोर में कन्वर्ट हो गए, फिर डायनासोर का एज आया, फिर आपको पता है कि डायनासोर बहुत लंबे समय तक रहे हैं हमारे पृथ्वी पर। उसका फिर एक अब दिख रहा है कि उल्का पिंड गिरा और फिर डायनासोर का नाश हो गया। जो सबसे प्रचलित जो हमको सिद्धांत मिलता है कि उल्का पिंड गिरा और उससे पूरा डायनासोर समाप्त हो गया। उसका बारे में डिटेल समझाऊंगा कि जब उल्का पिंड गिरा तो दो कॉन्सेप्ट है कि समुद्र में गिरा तो कैसे भाप बन गया, फिर पूरा कैसे धूल का बादल बन गया, तो सूर्य की रोशनी पृथ्वी पर नहीं आई तो प्रकाश संश्लेषण नहीं हुआ, तो पेड़ पौधे मर गए, पेड़ पौधे मर गए शाकाहारी जानवर मर गए, शाकाहारी जानवर मर गए तो फिर मांसाहारी जानवर मर गए। तो वैसे करके एक वो कॉन्सेप्ट है। जब अगर पानी की जगह अगर जमीन पे गिरा तब फिर कैसा उनका अंत हुआ, तो वो दो कॉन्सेप्ट को कभी डिटेल में अपन डील करेंगे कि इनका नाश कैसे हुआ। फिर इन्हीं के समय में डायनासोर के समय में ही एक चूहे के जैसा दिखने वाला, जैसे ये आपको दिख रहा है चूहों के जैसे दिखने वाला, मीट योर 65 मिलियन ईयर ओल्ड मदर। ऐसा क्यों लिखा है कि 65 मिलियन साल पहले जो हमारी ओल्ड मदर सबसे पुरानी मदर थी, क्योंकि ये डायनासोर के समय में ही एक चूहे जैसे दिखने वाली जीव पाया जाता था, जो कि जमीन की गर्द में रहता, जमीन की गहराई में अपना घोंसला बनाकर रहती थी। और ये पहली वो जीव थी जो कि स्तनपायी थी, मतलब अपने बच्चों को दूध पिलाती थी। तो आप समझ रहे हैं ऐसा विकास होता गया। फिर यही एक तरीके से ये ऐसा एग्जैक्ट ऐसा नहीं है मगर समझाने के लिए, यही फिर धीरे धीरे विकास क्रम में डायनासोर तो समाप्त हो गए, मगर धीरे धीरे विकास क्रम होता गया। फिर धूल के बादल हटे, फिर रोशनी आई, फिर पेड़ पौधे पनपे, तो फिर धीरे धीरे यही विकास क्रम आगे बढ़ते बढ़ते एक गिलहरी जैसे रूप ले लिया इसने। फिर गिलहरी की तरह ये अपने विचरण करते करते पेड़ों पर चढ़ने लगी, पेड़ों पर विकास क्रम में बढ़ते बढ़ते वो पेड़ से चढ़ते चढ़ते फिर वानर के रूप में आ गए वो। तो आप समझ पाए कि किस तरीके से हमारा पृथ्वी पहले कैसा था, गर्म आग का गोला था, उससे फिर हम धीरे धीरे ठंडा होते गए, सूर्य पवन ने हमको दूर ढकेला तो हम ठंडे हुए। ठंडे के हमारे यहाँ 3.8 अरब साल पहले, 3.8 अरब साल पहले हमारे जीवन की उत्पत्ति हुई। जो जीवन की उत्पत्ति हुई इसमें पहले एक कोशिकीय सेल बने, पहले बैक्टीरिया बने, वो बैक्टीरिया फिर एक कोशिकीय सेल बने। एक कोशिकीय सेल से टिकटालिक फिश पहली मछली थी जो जल से जमीन पर रेंगने के लिए पहली बार बाहर निकली थी। फिर उसका फिर टेट्रापॉड हुआ जो कि मगरमच्छ के जैसा दिखाई देता है, मगर यही डायनासोर का पूर्वज था। फिर डायनासोर बने उस क्रम में। फिर ये आपका चूहे जैसे दिखने वाली एक जीव पाई गई जो कि पहली स्तनपायी थी, जमीन की गर्द में थी। इसी का विकास क्रम में एक गिलहरी जैसी संरचना इसने लिया, फिर और विकास क्रम में यही फाइनल जाके वानर बन गई। तो अब देख रहे हैं कि हम पृथ्वी की उत्पत्ति से लेकर वानर तक हम पहुंच चुके हैं। तो इसका आगे क्रम मैं आपको समझाता हूं। तो ये नाम याद रखिएगा, 3.8 अरब साल पहले पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति हुई और वो एक कोशिकीय सेल के रूप में हुई। ठीक है, तो हम नेक्स्ट आते हैं। चलिए फिर अब देखते हैं जैसे वानर हो वो पेड़ों पर रहने लग गए, मगर पेड़ पे रहते रहते क्योंकि हमको पेड़ों पर हमको रहना था तो हमारा रीढ़ की हड्डी का सीधा होने का काम जरूरत नहीं था हमको, हम पेड़ों पर बैठे रहते थे तो हमारी रीढ़ की हड्डी मुड़ी हुई थी। उससे धीरे धीरे क्या हुआ कि मानव अब उससे उतर करके पेड़ों से उतर के जमीन पे चलने लगा। तो जमीन पे चलने लगा तो आपको समझाता हूँ मैं। देखिए लगभग 6 मिलियन वर्ष पहले, तो आप जानते हैं कि अफ्रीका जो हमारा महाद्वीप है उसको हम मानव सभ्यता का पालना कहते हैं। तो आप बताइए क्यों कहते हैं। चलिए मैं आपको समझाता हूँ कि मानव अफ्रीका को मानव सभ्यता का पालना क्यों कहते हैं आखिर, है ना। तो इसको समझाने के लिए मैं आप लोगों को ये फ्लो चार्ट के माध्यम से समझाता हूँ कि लगभग 6 मिलियन वर्ष पहले पूर्वी अफ्रीका महान भ्रंश घाटी में, चलिए इसका एक इमेज आपको बना बताऊँ ताकि आप लोगों को थोड़ा डाउट क्लियर हो जाए क्या मैं कहना चाह रहा हूँ। इसकी कहानी में आप लोगों को ड्रॉ करके समझाता हूँ ताकि आप लोगों का पूरा कॉन्सेप्ट डेवलप हो सके। ठीक है, चलिए मान लीजिए कि ये अफ्रीका है, ऐसे मैं रॉ डायग्राम अभी बना रहा हूँ, समझिए। ठीक है, और ठीक है यहाँ पे कहीं हमारा भारत है। आप देखते हैं कि यहाँ पे हमारा कहीं हमारा भारत यहीं पे कहाँ यहाँ पे कहीं स्थित है। ठीक है, और यहाँ से ये पूरा ये एशिया ऐसा बना हुआ है ना, एशिया सा है। फिर यहाँ से ऐसा यूरोप यहाँ पे है। फिर यहाँ से अब इस तरफ आते हैं, चाहे उस तरफ से घुमा करके आए तो यहाँ पर ही आपको अफ्रीका से दिखेगा, रसिया का हिस्सा है, और यहाँ से यहीं से आपको अमेरिका का हिस्सा दिखेगा, है ना। वैसे अमेरिका से फिर आपको ऐसा बना ये दक्षिण अमेरिका दिखेगा, और यहीं पे ही कहीं आपको इधर फिर आपको ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप दिखेगा, ये सब महाद्वीप आपको दिखेंगे। तो ये इस तरीके से दिखेंगे आपको, और ये इतना दूर नहीं है, इससे ऐसे जुड़े हिस्से में है, समझिए ऐसा करके। ठीक है, तो यहाँ पर पूर्वी अफ्रीका में देखिए किसी भी मैप को जब हम पढ़ते हैं तो उसमें हम
ऐसा लेते हैं जो ईस्ट, अपने दाहिने हाथ में हमने जब मैप आपके आँख के सामने है तो ईस्ट होगा माने पूर्व होगा, ये वेस्ट होगा माने पश्चिम होगा, ये नॉर्थ होगा मतलब उत्तर होगा, और ये साउथ होगा मतलब दक्षिण होगा। तो ये देख रहे हैं कि आप इसको जब आप लेंगे तो इधर भी ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ में बदलेगा। तो ये जो हिस्सा है आपका पूर्वी हिस्सा है, ठीक है। तो समझा देता हूँ मैं आप लोगों को। तो अफ्रीका महाद्वीप हो गया, ये लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को कॉन्सेप्ट पूरी इमेज दिमाग में इमेज बन दे जाए। ये हो गया अफ्रीका, ठीक है। अब क्रम को समझने की कोशिश कीजिएगा। हम मानुस तक वानर के उत्पत्ति तक हम पहुंच गए हैं। उसके बाद अफ्रीका पे देखिए, अब अफ्रीका का ये पूर्वी हिस्सा है ना। तो पूर्वी हिस्से में यहाँ पे भ्रंश घाटी है। भ्रंश घाटी आप लोगों को समझाऊंगा मैं कि भ्रंश घाटी बनती कैसी है। देखिए आपको पता है कि पृथ्वी बहुत सारे प्लेट्स, मतलब जिस महाद्वीप जिस पे भारत है तो किसी न किसी प्लेट पे स्थित है। मैं आपको कभी ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा तो समझाऊंगा प्लेट्स क्या होते हैं। मान लीजिए कि एक जमीन जो है अलग अलग टुकड़े में बटा हुआ है, तभी आपको अफ्रीका अलग जगह दिखाई देता है, अमेरिका अलग जगह दिखाई देता है, एशिया अलग जगह दिखाई देता है ना। वो अलग अलग भूखंड पे स्थिर है। उन्हीं भूखंड वो भूखंड जिस प्लेट पे स्थिर है या उनका जो आधार उसको हम प्लेट कहते हैं, समझिए। तो ये प्लेट ही जब जैसे मान लीजिए दो प्लेट ऐसे टकराते हैं तो उसी से भूकंप पैदा होता है, सुनामी पैदा होता है। समुद्र में अगर होते हैं ऊपर नीचे होते हैं तो प्लेट्स, तो सुनामी उसी वजह से होती है, भूकंप उसी वजह से होती है। उसका मतलब जब ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा तो समझाऊंगा। तो समझिए कि तो वही प्लेट जब ऐसा आपस में जब प्लेट है, मान लीजिए कोई प्लेट हो, ये खसक गया, खसका तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, गहराई खांचा उत्पन्न हो जाएगा, मतलब कि गड्ढा बन जाएगा। वही गड्ढे को हम बोलते हैं पूर्वी अफ्रीका का, हम बोलते हैं इसको महान भ्रंश घाटी, ठीक है। तो ये महान भ्रंश घाटी हुई पूर्वी अफ्रीका की। अर्थात मानव सभ्यता का सर्वप्रथम विकास इसी जगह में हुआ था। अर्थात हम वन मानुष से जब हम पेड़ पे जब रहते थे, या वानर से जब हम पेड़ों पे रहते थे, वहां से हम जब मानव के क्रम में आगे बढ़े तो हमारा विकास जो है, हमारी उत्पत्ति इसी जगह से हुई, अफ्रीका महाद्वीप से। अफ्रीका महाद्वीप से क्यों हुई, बाकी सब महाद्वीप से क्यों नहीं हुई, आपके माइंड में ये क्वेश्चन भी आना चाहिए। तो इसका भी मैं कभी ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा तो डिटेल में आंसर दूंगा। बाकी शॉर्ट में आपको समझा दूं कि इसके लिए इसका ज्योग्राफिकल फैक्टर मैटर करता है कि पृथ्वी की 3 काल्पनिक रेखाएं जो इसके कर्क रेखा, विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा जिसको आप कहते हैं, और मकर रेखा, तीनों अफ्रीका महाद्वीप से ही गुजरती हैं। तो और जो कर्क रेखा, जो विषुवत रेखा का जो हिस्सा है वह प्रत्येक शाम के 4 बजे आपकी बारिश होती है। तो बहुत अधिक यहाँ पर बरसात यहाँ पे प्राप्त होती है। जितनी बरसात प्राप्त होती है उतनी आर्द्रता है, उष्णता है। तो इस तरह से मतलब क्लाइमेटिक कंडीशन में से बने कि यहीं पर ही सबसे ज़्यादा मतलब कि मानव सभ्यता का डेवलपमेंट हुआ है। मानव सभ्यता की उत्पत्ति इसी अफ्रीका क्षेत्र से हुई, ठीक है। तो इसको जियोग्राफिकल फैक्टर है, डिटेल में बताऊंगा ताकि मैं अपने टॉपिक से ना हट जाऊँ। तो चलिए, तो पूर्वी अफ्रीका पर ही मान लीजिए बहुत सारे जंगल, अफ्रीका भरा हुआ जंगल उंगल पेड़ वेड़ है, उसी पेड़ पर ही वानर रहते थे। तो मैंने वानर पीछे आपको बताए थे। तो वानर यहाँ पर ही रहते थे आज से लगभग 6 मिलियन साल पहले, ठीक है। 6 मिलियन साल पहले यहाँ पे वानर रहते थे। अब धीरे धीरे हुआ क्या कि वानर जो पेड़ों पर रहते थे, अब धीरे धीरे उनमें से कुछ वानर जो थे कुछ पेड़ पे ही रह गए, और कुछ वानर जो थे जागरूकता रूप या जैसे विकास क्रम में जिनको आगे बढ़ना होता है वो पेड़ों से उतर के जमीन पे चलने लग गए। तो पहले जमीन पे जब चले तो 4 हाथ से चलते थे। उसके बाद फिर जब वो देखिए जमीन में, आप इमेजिन कीजिए कि पेड़ से उतर के जमीन चल 4 हाथ पैर पे चल रहे हैं वो, उससे जैसे चलते जा रहे हैं तो उनको जैसे जमीन पे है वो, तो उनको कुछ खाना है, मान लीजिए थोड़े कम हाइट पे ही उनको कुछ फल मिला तो अपने सामने के 2 हाथ उठा करके उसको तोड़ने की कोशिश करते थे। इसी क्रम में देखिए कि वो आसानी से वो खाने का फल वगैरह पा जा रहे हैं, कंदमूल पा जा रहे हैं और उसको खा रहे हैं। तो उनको पेड़ पे चढ़ना अनुरूप नहीं लगा, फिर नीचे में मिल जा रहा था, और धीरे 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 वो उठने लगे उन फलों को तोड़ने के लिए या कंदमूल को प्राप्ति के लिए। तो धीरे 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 उनके रीढ़ की हड्डी सीधी हो गई, और रीढ़ की हड्डी जब सीधी हो गई तब क्या हुआ कि उनकी रीढ़ की हड्डी सीधी होने के बाद, हमको पता कि हमारे भारतीय संस्कृति में बहुत महत्व है कि रीढ़ की हड्डी सीधी रखो, 7 चक्र एक्टिवेट करना होता है, ध्यान मुद्रा वो सब कर करके योग वगैरह से। तो आप जानते हैं कि जब रीढ़ की हड्डी सीधी होती है तो मानव सभ्यता का जो दिमाग है उसका विकास बहुत तेजी तीव्र गति से होता है। तो जब मानव सभ्यता अपने 4 पैर की जगह 2 पैर पे आ गया तो इस 2 पैर वाले को द्विपाद चलन बोलते हैं, या इंग्लिश में बाइपिडल मोशन बोलते हैं। ये जो द्विपाद चलन और बाइपिडल मोशन है, यही मानव सभ्यता की सबसे बड़ी विकास अनुक्रम में सबसे बड़ी खासियत है कि इसी जैसे ही आदमी मानुष से वानर अपने दोनों हाथ उठा करके सिर्फ पैरों पर चलने लगा तो उसको दोनों हाथ खाली हो गए। तो दोनों हाथ खाली हो गए तो उन खाली हाथ तो कुछ ना कुछ तो करेगा, कुछ ना कुछ पकड़ेगा। तो वो कभी फल खाने के लिए फल पकड़ता, उसी पकड़ने के चक्कर में उसकी रीढ़ की हड्डी सीधी हो गई। वो कभी लकड़ी उठा लेता, फिर देखने लगा कि कुछ जानवर उसको परेशान करने आ रहे हैं तो सोचिए, आप ही इमेजिन कीजिए कि आप ही उस जगह पे आप ही वो वानर है, ठीक है। और जैसे जो कोई जानवर आ रहा है जो उनको परेशान कर रहा है तो वो अपने आसपास लकड़ी फेंक के मार रहा है उसको, चाहे पत्थर उठा के फेंक के मार रहा है। तो देखा कि यार मैं पत्थर फेंक के मार रहा हूँ या शिकार के लिए मार रहा हूँ, पत्थर फेंक मारा तो शिकार हो गया, या फिर पत्थर लकड़ी फेंक के मारा चाहे पत्थर फेंक के मारा, मैं ये पत्थर से मैंने जब उसको मारा तो भाई वो तो डर के भाग गया। तो उसको समझ में आ गया कि यार ये पत्थर तो बहुत काम का चीज़ है,
है ना। तो इस पत्थर का वो उपयोग समझ गए कि पत्थर लो और पत्थर अपने पास रखो, जब भी कोई आपको लगे कि भाई जहाँ जरूरत है शिकार करना है तो शिकार के ऊपर मार दो, और जब आपको लगे कि कोई आपको नुकसान पहुंचाना है उसके ऊपर मार दो। मतलब समझ में आ गया कि पत्थर मेरे लिए एक सुरक्षा की तरह, सुरक्षा कवच की तरह है, जिसका इस्तेमाल मैं खुद को बचाने के लिए कर सकता हूँ। तो अब उसके दोनों हाथ खाली हो गए थे, तुम दोनों हाथों से वो पत्थर पकड़ के चलने लग गया। इसी क्रम में उन्हीं पत्थरों से वो धीरे धीरे शिकार करना सीख गया। जैसे विकास क्रम आगे बढ़ता गया तो वो शाकाहारी से मांसाहारी होता गया, और फिर वो शिकार करना सीख गया उसी पत्थर से मार मार के। फिर देखा कि यार बहुत बड़े बड़े पत्थर होते जा रहे हैं, तो पत्थरों का अनुक्रम समझा रहा हूँ। अब हम पहुंच चुके हैं प्रागैतिहासिक काल में, जो प्रागैतिहासिक काल जिसको हम पाषाण काल बोलते हैं, अब हम उस काल में पहुंच चुके हैं कि यहाँ पे मानव पत्थरों का इस्तेमाल करना सीख गया। तो अब पत्थरों से बड़े बड़े पत्थर से मारने लग गया, तो देखा कि यार इतने बड़े पत्थर मैं लेके कितनी दूर चल पाऊंगा। तो धीरे धीरे वो उसका एफिशिएंसी हुई कि वो जब पत्थर फेंक के मारता था तो कोई बड़ा पत्थर कभी छोटा पत्थर, देखा कि बड़े पत्थर जितना चोट लग रहा है कुछ छोटे पत्थर में फेंक के मार रहा हूँ उससे भी उन जानवरों को ज्यादा चोट लग जा रहा है। तो देखा कुछ छोटे पत्थर की खासियत क्या है, धीरे धीरे दिमाग का विकास हो रहा है। तो देखा कि यार उसमें धार एकदम शार्प कॉर्नर है, जो जाकर के उसको पड़ता है तो सीधा ज्यादा चोट पहुंच जाता है करके। तो समझ में आ गया कि इतने बड़े बड़े पत्थरों की मेरे को उतना जरूरत नहीं है, बस छोटे पत्थर भी मगर जो धारदार रूप रखते हो मैं वैसे पत्थरों का इस्तेमाल कर सकता हूँ जो मेरे को आराम से लेकर के चलने में भी आसानी हो। तब वो छोटे छोटे पत्थरों को घिस घिस के वो समझ गया कि धार कैसे करना है, तो घिस घिस के वो छोटे छोटे पत्थरों का औजार बनाना सीख गया। तो इसी में हम नियोलिथिक एज या नव पाषाण काल, तो हम पाषाण काल में पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, फिर उत्तर पाषाण काल या नव पाषाण काल पहुंचते हैं। तो नव पाषाण काल में ही वो पत्थरों को जो छोटे छोटे पत्थरों का औजार बनाना सीख गया, जो कि ज्यादा ही धारदार थे, ज्यादा ही शार्प थे, जिससे ज्यादा चोट पहुंचाया जा सकता था और उनको कैरी करना, उठाना या अपने साथ लेके चलना भी आसान होता था। तो इस क्रम में सोचिए हम प्रागैतिहासिक काल में पहुंच गए। ठीक है, तो पूर्वी अफ्रीका से आप समझ गए हैं। तो चलिए पहले इस ग्राफ को समझा दूं, मैं आपको प्रागैतिहासिक काल तक पहुंचा चुका हूं, ये आप याद रखिएगा। तो यहाँ पे जब मानव सभ्यता का विकास हुआ और मानव जब जमीन पर उतर के चलने लगा, तो अब 6 मिलियन वर्ष पहले, मैंने बताया था कि 6 मिलियन याद रखिएगा, है ना, 6 मिलियन शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ। 6 मिलियन वर्ष पहले अफ्रीका के पूर्वी घाटी में ही मानव सभ्यता का विकास हुआ। यहीं से ही जो वानर थे वो उतर के जमीन पे चलने लग गए इसी समय पे ही, और चलते चलते जब आगे के क्रम में बढ़ते गए तो उनके दोनों हाथ खाली हो गए, और लगभग 2.5 मिलियन साल पहले उन्होंने अपने हाथों से टूल निर्माण करना सीख लिया। मतलब पत्थर के औजार बनाना सीख लिया या लकड़ी का औजार बनाना सीख लिया, दोनों को मिलाकर औजार बनाना सीखा। तो ये जो खोज है औजार निर्माण यहाँ पे है, और ये चलने लगे दो पैरों पर, यहाँ पे है। तो इस तरह से चलने लगे। फिर यहाँ पे 2.5 मिलियन आसपास के हो गया। फिर यहाँ पे यहीं अफ्रीका में ही रहते थे वो। फिर इनमें जो विकास क्रम और आगे बढ़ते गए, तो विकास क्रम जो आगे बढ़े उनमें से 1 मिलियन वर्ष के आसपास, 1 मिलियन जो है, जब 1 मिलियन आज से 1 मिलियन साल पहले, 1 मिलियन में 10 लाख साल होते हैं, तो आज से समझिए 10 गुणा 1 बराबर 10 लाख साल पहले, आज से 10 लाख साल पहले जो यहाँ पे जो आदिमानव रहते थे, अब वही ऐसे आगे चलते 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 कुछ यहीं रह गए। तो जो यहीं रह गए उनको हम होमो हैबिलस, अपनी हैबिटेट पे रह गए। तो हैबिटेट पे रहने के कारण, हैबिटेट मतलब आवास होता है, तो अपनी हैबिटेट पे होमो हैबिलस कहलाए। और जैसे आज के मानव, हम आधुनिक मानव होमो सेपियंस कहलाते हैं। तो ये हमारे पूर्वज होमो, दोनों होमो में कॉमन है ना। हाँ, तो स्पीसीज जो जीनस दर्शाता है वो होमो, और जो सेपियंस होता है वो, उसके बारे में डिटेल में बताऊंगा कि होमो सब में कॉमन क्यों है। तो होमो जो हैबिलस थे वो अफ्रीका में ही रह गए। उसमें से कुछ होमो इरेक्टस और होमो इरेक्टस और होमो इरगैस्टर हुए, जो कि यहाँ से अब अफ्रीका से निकल के चलते चलते अन्य महाद्वीपों में अब पलायन करने लगे, और जा जाकर अन्य महाद्वीपों में अब रहने लग गए। तो यही इसी क्रम में समझ रहे कि आप यहीं से पूरा मानव सभ्यता हर दूसरे महाद्वीपों फैला है, और जाकर के उस फिर वहाँ जो के क्लाइमेटिक कंडीशन में रहने लग गया, तो वहाँ के क्लाइमेटिक के अनुसार उनका नाक, मुंह, रंग वंग सब चीज बदलता गया विकास क्रम में। तो होमो इरेक्टस और होमो इरगैस्टर जो थे यहाँ से बाहर पलायन किए, और उसी तरफ से बाहर पलायन करते करते जब विकास क्रम आगे बढ़ते गए तो वो भी विलुप्त होते गए। और उसमें जो सबसे ज्यादा अपने आप को अनुकूल बनाते गए वो थे होमो सेपियंस, जो वर्तमान मानव के रूप में आज आपके सामने दिखाई देते हैं। तो हम होमो सेपियंस है, तो बता दिया मैंने। चलिए अब आपको इसके फ्लो चार्ट पे लेकर चलता हूं मैं एक बार। तो देखिए 6 मिलियन वर्ष पहले पूर्वी अफ्रीका महाभ्रंश घाटी थी, जहाँ पे वानर रहते थे, और वानर द्विपाद चलन करने लग गए। मैंने बताया 6 मिलियन पास द्विपाद चलन, 2 पैरों पे चलना, है ना, द्विपाद चलन, 2 पाद पे चलना, 2 पैरों पे चलना। तो जो वही देख रहे हैं कि आप यहाँ इसका हाथ खाली हो गया, अब सीधा चलने लग गया जब वानर। तो इसमें कंदमूल पकड़ा है, इसमें लकड़ी के औजार पकड़ना सीख गया है ना। और इसी तरफ से विकास क्रम करते जब वो दूसरे, फिर 1 मिलियन साल पहले, मैंने लिखा 1 मिलियन वर्ष पहले अफ्रीका से बाहर वो पलायन करने लग गए। तो जब ऐसे वो पलायन करते गए, फिर उसमें कई लोग विलुप्त हो गए, और जो अपने आप को आगे बढ़ाते गए वो होमो सेपियंस ग्रुप में हमको यहाँ प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है, जो आज के वर्तमान मानव है। तो 2.5 मिलियन वर्ष पहले वो पत्थरों के इस्तेमाल का प्रारंभ सीख गए। तो होमो हैबिलस जो अफ्रीका में ही रह गए वो होमो हैबिलस ही हो गए। कैसे याद रहेगा, हैबिलस माने हैबिटेट, माने अपने ही आवास में रह गए। होमो इरेक्टस और होमो इरगास्टर ये दोनों बाहर पलायन किए। इसी में विकास क्रम करते करते हम होमो सेपियंस तक पहुंच गए। तो आप
देख रहे हैं पूरे फ्लो चार्ट है कि 6 मिलियन वर्ष पहले पूर्वी अफ्रीका महान भ्रंश घाटी से वानर द्वीपाचलन किए। 2.5 मिलियन वर्ष पहले वो पत्थरों के इस्तेमाल का प्रारंभ चालू किए। फिर होमो हैबिलस था, होमो इरेक्टस था, होमो इरगास्टर था, वो 1 मिलियन वर्ष पहले आपके पलायन चालू किया अफ्रीका से बाहर। ये यहीं रही अफ्रीका में, बाकी लोगों ने पलायन किया और अफ्रीका से बाहर पलायन किया, और इस तरह से अन्य महाद्वीपों में भी मानव सभ्यता का आगमन चालू हो गया। ठीक है, तो अब देख रहे हैं मानव सभ्यता का क्रम कैसे बढ़ रहा है। तो अब इतिहास, अब समझिए कि अब ये हथियार बनाना सीख लिया और ये समझ गया कि भाई जब मैं किसी चीज़ को मारूंगा तभी मेरे को कुछ चीज़ की प्राप्ति होगी। तो अपने हर चीज़ के लिए ये अपने हर इस्तेमाल के लिए समझिए कि मेरे को सामने वाले से या तो छीनना पड़ेगा या लूटना पड़ेगा। तो आदमी का आज भी देखते हैं कि स्वभाव ऐसा ही है, जब भी कोई शक्तिशाली आदमी होता है वो अपने कमजोर आदमी को अतिक्रमण ही करना चाहता है ना। तो ये हमारे जीन्स में ही है, समझिए आपके, हम शुरू से ही ऐसे हैं हम लोग, क्योंकि हम एक जानवर ही थे, है ना। तो जानवर वाली प्रवृत्ति रहेगी हमारे अंदर। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि भाई पत्थरों का इस्तेमाल करना सीख चुके हैं हम लोग, जैसे मैंने आपको पीछे मैप में बताया था, है ना। ये पूरे मैप के हिसाब से बता दिया कि कैसे मानव सभ्यता पहुंची, और इस तरीके से ये अन्य अन्य सभी महाद्वीपों के वहाँ के इतिहास अब पनपने लग गए, है ना, क्योंकि सब जगह पे मानव सभ्यता का विकास होते गया और विकास के हिसाब से धीरे जैसे अपना डेवलप करते गए तो वो अपने आप को विकास करते गए, और उस हिसाब से पूरे वहाँ राजा रानी प्रजा वजा सब का निर्माण होते गया। तो अब देख रहे हैं, और राजा का निर्माण भी पहले राजा कोई खास चीज़ नहीं होती थी। राजा समझिए कि 500 लोगों का आपका समूह है, उसमें से आप 40 लोग, आप 10 लोग आपको कुछ मिट्टी का सामान बनाते हैं, कुछ और कुछ काम करते हैं, कुछ चमड़े काम करता है, कोई घर बनाता है, कोई खेती करता है ना, विकास क्रम हो गया, कोई पशु पाल रहा है। तो उन सब की रक्षा के लिए कि आपके अलावा और दूसरे मानव भी तो हैं जो आए थे, तो वो आपके जो पशु ना चुरा ले, आपकी कृषि की उपज ना चुरा ले, नष्ट ना कर दे। इसलिए कुछ जो बलिष्ठ लोग थे, जो ताकतवर लोग थे, उनको उसकी रक्षा करने के लिए मैंने हम सिक्योरिटी गार्ड थे। राजा जो थे ना, वो पहले के प्रोजेक्ट सिक्योरिटी गार्ड थे। तो जो ताकतवर थे वो सिक्योरिटी गार्ड के रूप में थे, मगर जब बाद में उनको जब ताकत बढ़ती गई, उनको पता चल गया कि भाई उनका चयन अब कुछ क्वालिफिकेशन, मतलब समझिए कि कुछ एग्जाम होते थे, जिस कुछ परीक्षण लिए जाते थे जिसमें पास होते हैं। जैसे आज पुलिस भर्ती, फौज भर्ती में देखते हैं कि आप दौड़ना कूदना फांदना, मतलब फिजिकली जो फिट होगा, तो वैसे समझ में आ गया कि भाई हम बहुत मजबूत हो ऐसे भी इन लोगों बाकी लोगों की तुलना में। तो धीरे धीरे ताकत जिनके पास आता गया, और जो रक्षा करने के सिक्योरिटी गार्ड थे हमारे, वही अपने आप को ताकतवर समझ करके अपने अपने लोगों को समूह बना करके और वहाँ और लोगों को चुनौती दे करके अपने आप को वरिष्ठ साबित करके धीरे धीरे वहाँ के राजा बन गए। तो इस तरीके से राजा का निर्माण हुआ, फिर पंडित का निर्माण हुआ, पुरोहित का निर्माण हुआ, ये सब समझते हैं हम लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब हम पत्थरों के इस्तेमाल पे पहुंच चुके थे, तो अब पत्थरों के इस्तेमाल पे आप पहुंच चुके हैं, तो हम पत्थरों पे आते हैं। अब आएगा रियल मायने में भारतीय इतिहास। तो भारतीय इतिहास अब आपको रियल मायने में सामने में लेकर के आ रहा हूँ, जहाँ हम चालू करेंगे प्रागैतिहासिक काल से। तो इतिहास में हम भारतीय इतिहास में 3 काल पढ़ते हैं, प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और आपका ऐतिहासिक काल। तो प्री हिस्टोरिक आदि प्रागैतिहासिक को बोलते हैं, प्रोटो हिस्टोरिक आपका आद्य ऐतिहासिक को बोलते हैं, और हिस्टोरिक जो एज है वो आपका ऐतिहासिक को बोलते हैं। ठीक है, चलिए मैं आपको धीरे धीरे इसमें सब एक्सप्लेन करते चलता हूँ। चलिए, ये आप देख रहे हैं फ्लो चार्ट है। एक बार आप इसको अगर शॉर्ट फॉर्म में स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे तो ले लीजिएगा, ताकि आप भी इसको बना सके, है ना। अगर आपको दिख रहा हो तो, और नहीं दिख रहा तो मैं जूम करूंगा, तो आप फिर बना लीजिएगा, इस संदर्भ में आप भी बनाइएगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले और बड़ा कर दूं ताकि आप लोगों को अच्छे से विजुअलाइज हो सके। ठीक है, चलिए इतना आपको विजुअलाइज हो रहा होगा, समझ रहा हूँ मैं, इतना उचित है आप लोगों को समझाने के लिए। तो हम पत्थरों के काल में पहुंच चुके थे, हम पत्थरों का इस्तेमाल करना सीख गए थे। तो वही प्रागैतिहासिक काल, इतिहास 3 क्रम में बचती है, जहाँ से हमारी भारतीय इतिहास का क्रम चालू होता है। तो प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल या ऐतिहासिक काल, जिसको हम बोलते हैं प्री हिस्टोरिक, प्रोटो हिस्टोरिक और आपका हिस्टोरिक एज। तो प्रागैतिहासिक काल को ही दूसरा नाम पाषाण काल है। पाषाण काल क्यों? क्योंकि इसमें जनरली आपको पत्थरों का इस्तेमाल दिखेगा, है ना, मैंने जैसे आपको बताया था। तो इसमें आपको 3 कालखंड मिलेंगे, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। पूरा मतलब क्या होता है? पुराना पत्थरों का काल, फिर मध्य में एक बीच का जो पत्थरों का काल आएगा, और एक नव पाषाण काल, जिसमें आदमी पत्थरों का इस्तेमाल करने का क्रम में जो विकास होता गया, उसी आधार पर इसको 3 कालखंड बांटा गया है। पहले आदमी बड़े बड़े पत्थरों का इस्तेमाल करता, मैंने बताया, धीरे धीरे छोटे पत्थरों का इस्तेमाल करना सीखा, फिर धीरे धीरे उसमें से एकदम पैने नुकीले पत्थरों का इस्तेमाल करना सीखा, जिसको नियोलिथिक एज बोलते हैं। नव पाषाण काल यहाँ पे है। तो देखते हैं कि पूरा पाषाण काल या पुराना पाषाण काल ऐसा करके आप समझ लीजिए। तो अज्ञात काल, मतलब समझिए एकदम एग्जैक्ट फिगर नहीं याद है, तो अज्ञात काल से लेकर कि 8000 ईस्वी पूर्व तक। ईस्वी पूर्व क्या होती है? तो समझिए कि जीसस
क्योंकि पूरे विश्व पे एक समय अंग्रेजों का राज था। तो अंग्रेजों का राज था, तो समझिए कि उन्होंने ही इतिहास के कालखंड को बांटने के लिए अपने आधार पे ही नहीं बना दिया आधार। तो उनका ही आधार है कि जीसस का जो जन्म हुआ उससे पहले का जितना भी काल है, जिसके पहले जितना भी इतिहास है वो आपका ईस्वी पूर्व है, और जीसस के जन्म के बाद का ईस्वी सन है। तो उसी कालखंड में इसको भी मैं एक बार आपको ग्राफ से बता दूंगा बना करके कैसे इसको लेते हैं, ईस्वी पूर्व ईस्वी सन। ईस्वी पूर्व में कैसे, जैसे अब आज 400 में है, जब आप आगे बढ़ेंगे तब 300 जगह, जबकि हम 1 से 2 बढ़ते हैं तो हम लोग आपका आरोही क्रम में हम बढ़ते हैं, है ना। तो मगर जब ईस्वी पूर्व में आप चलेंगे तो वो घटते क्रम में बढ़ेंगे। मतलब आप समझिए ईस्वी पूर्व, आपको एग्जांपल समझाता हूँ कि आप किसी पुस्तक के पेज को उल्टा पढ़ रहे हैं, तो पीछे के पेज के 400 नंबर है, अब 400 तक 399, 200, 250, 200, 110, 5, 1 ऐसे पढ़ेंगे। तो बस ईस्वी पूर्व में वैसे ही क्रम में चढ़ता है कि आप पुस्तक को पीछे चालू कर रहे हैं, और जहाँ जीसस का बर्थ हुआ वहां से हम 0 मान लेते हैं, और उसके बाद से फिर हम ये पहली दूसरी तीसरी चौथी पांचवी 500वीं सदी 2000 सदी, वहाँ जीसस के जन्म के बाद से 2021 है, तो समझिए कि जीसस के जन्म के बाद से 2021 साल हो चुके हैं, माने आज से 2021 साल पहले जीसस का जन्म हुआ था। तो आप समझ चुके हैं। तो जहाँ भी जीसस के जन्म से पहले का बात होगा वहाँ पे ईस्वी पूर्व जैसा शब्द लिखा होगा, और जहाँ भी जीसस के जन्म के बाद का बात होगा वहाँ पे आपका ईस्वी लिखा होगा। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ ईस्वी पूर्व से ईस्वी बदला, तो वही मैं लिखा हूँ जीसस के जन्म से पहले वाला सब ईस्वी पूर्व में, और इसी के बीच में जीसस के जन्म को समझिए, तो जीसस के जन्म के बाद 712 साल बाद ईस्वी सन, ऐसा इसका मतलब है। तो ये भी आपको ईस्वी पूर्व ईस्वी सन में मैंने समझा दिया ताकि आपको टर्मिनोलॉजी में डिस्टर्ब मत हो। और कहीं पे आपको शताब्दी वर्ष लिखा जाएगा, तो जैसे मान लीजिए कि 712 से 1707 लिखा है, तो मैं क्या करूँ, जैसे 701, 702, 3, 4, 5, 6 ऐसे करते हुए 799 से लेकर 800 जाएगा। तो उतना पूरा ना लिख करके पूरा, अगर 100 जो नंबर है, 100 नंबर को अगर मैं एक में देता हूँ तो उसको मतलब 7वीं से चालू है तो 8वीं शताब्दी लिख देंगे हम। तो जब पूरे नंबर ना लिख करके, जैसे यहाँ मैंने खोल के लिखा 1500 से 600 ऐसा करके, तो वैसे पूरी 100 साल के क्रम को अगर आप एक साथ लिखे उसको शताब्दी करके लिखते हैं, तो उससे भी आप कंफ्यूज मत होइएगा, क्या है वो टर्मिनोलॉजी मैंने समझा दिया है। तो ईस्वी पूर्व आपको बार बार पता मिलेगा इसमें, तो मैंने बता दिया ईस्वी पूर्व क्या होता है। ईस्वी पूर्व क्या होता है मैंने बता दिया, जीसस के जन्म से पहले का काल ईस्वी पूर्व, जीसस के जन्म के बाद का काल ईस्वी कहलाएगा। 712 ईस्वी का मतलब है जीसस के जन्म 712 साल बाद, जीसस के जन्म यहाँ पे हुआ तो इसे 712 साल बाद का इतिहास, ठीक है। तब समझ चुके हैं। और शताब्दी वर्ष मैंने बता दिया कि 100 सालों का जो समूह है उसको शताब्दी वर्ष कहते हैं। तो चलिए आते हैं इस पे हम। तो पूरा पाषाण काल जो है अज्ञात काल से लेके 8000 ईस्वी पूर्व तक रहा, ठीक है। और फिर मध्य पाषाण काल जाएंगे तो मैंने बताया पुस्तक का उल्टा क्रम है, तो 8000 से 4000 आप पेज पे आ रहे हैं, तो 8000 से 4000 ईस्वी पूर्व आपका मध्य पाषाण काल आएगा। अब इसमें देखिए पत्थरों का क्रम डेवलप होता जा रहा है। पहले बड़े बड़े पत्थर लेकर के वो मारा करते थे, ये उनका इस्तेमाल कैसे करते थे, फिर धीरे धीरे वो उससे छोटे पत्थरों का इस्तेमाल करना सीख गए, जिनको लेकर के आसानी चलने में सहूलियत होती थी। फिर वो एकदम नुकीले पहने पत्थरों का रखना इस्तेमाल करना सीख गए, अपने शिकार के लिए लकड़ी के साथ बांध करके। तो नव पाषाण काल में आपको नुकीले एकदम पहने धारदार, तो समझिए जहाँ भी नव पाषाण काल के प्रमाण मिलेंगे वो आपके नुकीले पत्थर मिलेंगे। और ये जो जहाँ जहाँ मैं ऐसे येलो मार्क कराया हूँ, क्योंकि मेरा मेन उद्देश्य आप लोगों को छत्तीसगढ़ हिस्ट्री पढ़ाना है, तो इस पूरे फ्लो चार्ट में जहाँ भी आपको येलो से ऐसा घेरा हुआ मिलेगा मार्क, आप समझिए कि उन सब के प्रमाण हमारे छत्तीसगढ़ में प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त होते हैं, है ना। उनके कुछ न कुछ अवशेष हमारे छत्तीसगढ़ से प्राप्त हुए हैं। इसका मतलब क्या है कि प्रागैतिहासिक काल या पाषाण काल का प्रमाण, पूरा प्रमाण हमारे छत्तीसगढ़ में मिलता है, ठीक है। तो उसी को देखते हैं। तो मध्य पाषाण काल हो गया, इसलिए मैं आपको पहले एक फ्लो चार्ट समझा रहा हूँ, और इसमें जो येलो टिक हुए हैं समझ जाइएगा कि इसका डायरेक्ट छत्तीसगढ़ से जुड़ा हुआ है, कनेक्शन है, जिसका प्रमाण हमारे यहाँ प्राप्त होते हैं। तो पूरा पाषाण काल बता दिया मैंने, अज्ञात काल से 8000 ईस्वी पूर्व, मध्य पाषाण काल 8000 से 4000 ईस्वी पूर्व, नव पाषाण काल आपके 4000 से 2500 ईस्वी पूर्व। तो ये हो गया आपका पूरा पाषाण काल, जिसमें पत्थरों का इस्तेमाल होता था, उसका विकास क्रम कैसे होते थे, धारदार पहने पत्थर इस्तेमाल होने लगे, सब बता दिया हूँ आप लोगों को। और इससे पहले इतिहास बता दिया हूँ मैं, ठीक है, जहाँ मैंने पृथ्वी ग्लोब से चालू किया था। अब आते हैं आद्य ऐतिहासिक काल पे। आद्य ऐतिहासिक काल का जो मेन हिस्सा है, और देखिए इस समय एक खास बात और इतिहास का जो बांटते हैं उसमें एक चीज और बताते हैं कि प्रागैतिहासिक काल के समय ना ही कोई लिपि थी, और जब लिपि नहीं हो तो वहाँ पे पढ़ने वाला भी नहीं था। तो समझिएगा यहाँ पे कोई लिपि भी नहीं थी और उनको पढ़ने वाला भी कोई नहीं था, ठीक है। लिपि भी नहीं और पढ़ने वाला भी नहीं, क्यों लिपि है तो पढ़ेगा कौन। तो इस समय किसी भी लिपि का विकास नहीं हुआ। तो इस समय के जो आपको साक्ष्य प्राप्त होंगे उस समय आपको वही पत्थर या उनके द्वारा पत्थरों से चित्रकारी की गई है। मान लो कोई लाल पत्थर मिल गया, उसको गुफे पे चित्रकारी कर रहे हैं, उसी पत्थर से घिस के तो लाल कलर का चित्रकारी मिलेगा आपको। तो वैसे प्रमाण प्राप्त होंगे, पत्थर के औजार, लाल चित्रकारी, मगर कोई लिपि नहीं मिलेगी। लिपि अर्थात जिनसे मतलब जिससे साहित्य हमारा निर्मित होता है, एक अपने शब्दों को लिखने के लिए शब्दों की जो वर्णक्रम का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, वैसा कोई क्रम इसमें नहीं मिलेगा, ठीक है। चलिए तो आगे समझाता हूँ, तो इस पर नहीं मिलेगा। फिर कहता है आद्य ऐतिहासिक काल, इसमें लिपि तो है मगर उसको कोई पढ़ नहीं पाया। तो इसके लिए दो आप कंफ्यूजन जाता है आदमी को कि सर ऋग्वैदिक, इसमें तो आपको देखने की आपको सिंधु घाटी सभ्यता भी आ रहा है, और आपका एक जगह सिंधु घाटी सभ्यता आ रहा है, और आपका वैदिक काल भी आ रहा है ना। इसमें दो हिस्से आते हैं आद्य ऐतिहासिक काल में, एक सिंधु घाटी सभ्यता और आपका वैदिक सभ्यता।
तो जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसमें तो भाई लिपि थी मगर हम पढ़ नहीं पाए हैं। आपको सबको पता है कि इसमें लिपि तो थी मगर हम पढ़ नहीं पाए हैं। या भी हम यहाँ लिपि होगा या पढ़ने वाला होगा, तो लिपि तो थी मगर हम पढ़ नहीं पाए हैं। और वैदिक काल के बारे में तो हम जानते हैं सर कि हमारा वेद तो लिखा हुआ है, तो वहाँ तो जो वेद है भी है और उसको पढ़ भी पा रहे हैं। तो फिर आप कैसे बोलते हैं कि इस काल में जो लिपियाँ थी वहाँ लिपि थी मगर उसको पढ़ नहीं पा रहे थे? क्योंकि हमारा जो वेद का निर्माण हुआ है, ये जो उस काल में हमारे वेदों का निर्माण हुआ नहीं था। हमारे वेदों का जो है ना संकलन नहीं हुआ था। संकलन मतलब क्या, मान लीजिए कि आप एक नोट्स बना रहे हैं, अलग अलग पन्ने पड़े हुए हैं या आपको मैं कहानी ग्रुप में सुनाया हुआ हूँ, अब उनको लिख करके एक जगह पूरा ला करके एक फोल्डर या नोट्स पूरा इंडियन हिस्ट्री का पूरा एक साथ फाइल बना लेना या नोट्स बना लेना, उसको हम बोलते हैं संकलन। जहाँ पर अलग अलग जो पन्ने बिखरे हुए हैं आपके टुकड़े टुकड़े ज्ञान के, सबको आप इस इकट्ठा करके एक साथ स्टेपल मार के इकट्ठा कर लिए। तो इस समय लोगों के बीच वैसे ही बिखरे हुए वेदों का जो ज्ञान था बिखरा हुआ था, मौखिक रूप से उपलब्ध था। तो अर्थात क्या थी यहाँ पे कि लिखित हुई लिपि यहाँ पे जो उपलब्ध थी, तो उसको यहाँ पर वेदों काल में वो मौखिक रूप से थी। इसलिए यहाँ पे हम लेते हैं कि लिपि तो थी मगर उसको पढ़ने वाले नहीं थे, क्योंकि वो एक जगह एकत्रित नहीं थी। तो बाद में जब गुप्त काल जैसे आता है, तो इसलिए गुप्त काल हमारे भारतीय इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जितने भी हमारे पुराने वेद पुराण वगैरह जितने हैं, उन सारों का एकदम निश्चित रूप से एकदम क्रमागत रूप से संकलन जो किया गया वो गुप्त काल के समय पे ही मतलब पूर्ण रूप से हुआ। इसलिए गुप्त काल को स्वर्ण युग कहा जाता है हमारे भारतीय इतिहास का। तो आप समझ रहे हैं, तो याद रखिएगा कि इसमें तो लिपि ही नहीं थी तो उसको कोई पढ़ेगा ही नहीं। यहाँ पे लिपि थी और उसको हम पढ़ ही नहीं पाए हैं। तो सर आप बोलेंगे यहाँ तो वही मैं कंफ्यूज था कि यहाँ तो लिपि भी थी सर और उसको पढ़ने वाले भी थे, क्योंकि हम वेदों को तो पढ़ सकते हैं। तो मैंने बताया कि भाई उस समय लिखित रूप में नहीं थी, मौखिक रूप से थी। तो इसलिए यहाँ पे इसी कैटेगरी में इसको भी डाल दिया गया है, जो इतिहास का क्रम विभाजन करते हैं उसमें। तो चलिए ये मैंने समझा दिया। और इसमें आपको क्या मिलेगा, ऐतिहासिक काल में यहाँ आपको लिपि भी मिलेगी और आपको पढ़ने वाले भी मिलेंगे। मतलब यहाँ से आपको क्रमागत रूप से आपका पूरा इतिहास लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ देख रहे हैं कि दोनों क्रॉस, एक राइट एक क्रॉस, यहाँ दोनों राइट। ठीक है, लिपि नहीं पढ़ने वाला नहीं, लिपि परंतु हम पढ़ समझ नहीं पाए, और यहाँ पे लिपि भी है पढ़ने वाला भी है। ठीक है, तो आते हैं सिंधु घाटी सभ्यता पे। तो आद्य ऐतिहासिक काल मतलब सिंधु घाटी सभ्यता और आपका वैदिक सभ्यता, दो ही सभ्यता इसके अंतर्गत आते हैं। ये आता है वैदिक सभ्यता, ये सिंधु घाटी सभ्यता, दो सभ्यता इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो चलिए, तो सिंधु घाटी सभ्यता और कांस्य युगीन सभ्यता। तो देखिए मानो यहाँ पे जब पत्थरों का इस्तेमाल करता था, और देखने 2500 ईस्वी पूरे यहाँ पत्थरों का इस्तेमाल आदमी सीख गया था। तो पत्थरों का इस्तेमाल करते 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 जब आदमी आग जलाना सीख लिया है ना, उस आग से जब क्या हुआ कि कई बार आदमी, आप इमेजिन कीजिए, याद मत कीजिए कोई चीज़, देखिए कि जब इकट्ठा कर हम जला रहे हैं तो आप देखा कि कुछ जमीन पर जब हम आग जला रहे हैं तो कुछ चीज़ें वहाँ पे जल करके, कुछ पत्थर जल करके एकदम पिघलती हुई धातु जैसे हो जा रहे हैं और सूख करके एकदम हार्ड ठोस हो जा रहे हैं। क्योंकि जो तांबा होता है, जो तापमान कॉपर होता है, वो पृथ्वी के गर्भगृह में एकदम जैसे लोहा बहुत गहराई में मिलता है उतना गहराई में नहीं मिलता है, उसे ऊपर पृथ्वी की भूप्रपटी पर ही मिल जाता है कॉपर। तो इसलिए सबसे पहले पत्थर के बाद जो सबसे पहली मेटल का यूज आदमी ने सीखा वो था कॉपर, तांबा। तो तांबा का इस्तेमाल करना आदमी सीख गया था इसके एंड तक, और इसके प्रारंभ में आदमी सीख गया था तांबे का। तो इसलिए इसको सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युगीन बोलते हैं, मगर ये रियल में कांस्य युगीन के साथ साथ ताम्र युगीन सभ्यता भी है। यहाँ लोग तांबे का यूज अच्छे से करना सीख गए थे, और उस तांबे के साथ जब सिंधु घाटी सभ्यता में आगे और डेवलपमेंट होते गया तो उस तांबे में वो टीन मिला करके कांसा निर्माण सीख गए। तो आप सुनते हैं कि कांसे की नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है सिंधु घाटी सभ्यता से। तो वही उन्होंने तांबे में टिन मिलाया, जब आप तांबा में टिन मिलाते हैं तो कांसा निर्मित होता है। इसलिए जो कांसे का भी निर्माण सीख गए थे, तो वो एकदम नया चीज था तांबे से कांसा बनाना, इसलिए इसको कांस्य युगीन सभ्यता भी बोलते हैं। और इस समय लिपि तो थी उनकी, चित्रात्मक लिपि थी, चित्र जैसी लिपि थी, मगर उसको हम पढ़ समझ नहीं पाए हैं। उसका मैं आपको इमेज दिखाऊंगा एक बार। तो चलिए एक बार दिखाई देता हूँ आप लोगों को, कोशिश करता हूँ। देख रहे हैं, तो इस तरीके से उनकी लिपियां थी। जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ पर लिपि लिखी हुई चित्र के रूप में उनकी लिपि है, मगर इसका खास कोई समझ के इनका मायने मतलब नहीं समझ पाया है। तो इसलिए ये देख रहे हैं इनकी लिपि ऐसी है। इसको बड़ा करके आप लोगों को दिखाता हूँ मैं एक बार। तो देखिए ऐसी इनकी लिपि थी, है ना। मैं आपको क्लियर नहीं हो रहा हो, दूसरा इमेज दिखा दूंगा मैं आप लोगों को। तो आप समझ गए कि उनकी लिपि चित्रात्मक थी। तो चित्रात्मक लिपि थी सिंधु घाटी सभ्यता की, इसलिए मैंने आप लोगों को दिखा दी था कि देखा हुई चीज़ें हमको ज़्यादा याद रहता है। हल्का हल्का मैं आप लोगों सबके बारे में थोड़ी इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, ताकि आप लोगों के पास एक बैकग्राउंड, आपका जो रोड मैप है तैयार हो सके कि इतिहास में वो कहाँ से क्या चीज़ मिलती है हमको। तो इसलिए मैं आपको ये सब दिखा रहा हूँ।
तो देखिए सिंधुघड़ सभ्यता का ये देखिए उस समय से मुहर थे, मतलब हाथी पाया जाता था। ये आपको बैल का चीज तो बैल पाया जाता था। दिख रहा है आपको एक सिंगी बिशप पाया जाता था। दिखा रहा है आपको ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर। देखिए एक सिंगी वाला जो आपको ऋतिक रोशन का जो मूवी है मोहनजोदाड़ो, उसमें आप देखेंगे कि ये वाला मुहर का उसको ताबीज मिला रहता है। इस वो मतलब मुहर रखा रहता है इसका। उस मुहर से पता चलता है कि वो बड़े घराने का लड़का था जो पहले वहाँ के वो हुआ करते थे। तो देख रहे हैं आप एक सिंग वाला आपको बिशप दिख रहे हैं यहाँ पर, है ना। तो ऐसे से मतलब इसका मतलब क्या है कि उस समय हाथी पाया जाता था, बैल पाया जाता था, ये सब साक्ष्य थे। और इनकी जो लिपि थी अब देख रहे हैं कि भाई ऐसा चित्रात्मक रूप में थी, है ना। उसको आज तक उसको पढ़ समझ नहीं पाया। तो लिपि तो थी, उसको पढ़ समझ नहीं पाए हैं। तो आप समझ सिंधुघड़ सभ्यता का। और देख रहे हैं यहाँ पे ईंटों से निर्मित यहाँ पे पूरा ऐसे स्ट्रक्चर बना हुआ है। देखिए हम आप लोगों को देखिए ईंटों से निर्मित यहाँ पे देखिए ईंटों से पूरा निर्मित बना हुआ स्ट्रक्चर है। और नीचे से ऊंचाई के क्रम में दिख रहा था। समझ में आएगा कि कुछ लोग नीचे रहते थे, कुछ लोग ऊपर रहते थे, ये समझ में आएगा। तो उनके कायम के आधार पर इनको बांटा गया था। तो वो अच्छे पक्की नालियों का इस्तेमाल करना सीख गए थे, अनाज भंडारण की सभ्यता सीख गए थे। तो इस तरीके से सब चीज़ें हैं। तो सिंधुघड़ सभ्यता के अंदर ये सब आता है। अब आते हैं वैदिक सभ्यता पे। वैदिक सभ्यता में हम इसलिए बोलते हैं कि इस समय वेदों का निर्माण हुआ। मैंने बताया कि वेदों का निर्माण इस समय मौखिक रूप से था या बिखरे रूप में था, संकलित नहीं हुए थे। तो उस समय वेदों का निर्माण हुआ, इसलिए हम वैदिक सभ्यता बोलते हैं। तो ऋग्वैदिक सभ्यता में ऋग्वेद 4 वेद है आपके पास, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो उसमें ऋग्वेद का निर्माण हुआ, उसको ऋग्वैदिक काल कहते हैं। बाकी जो 3 वेद थे उनका जो निर्माण हुआ उसे उत्तर वैदिक काल कहते हैं। तो उत्तर वैदिक काल आपका समझ रहे हैं कि बहुत बाकी 3 वेद कैसे निर्माण हुआ और ऋग्वैदिक काल में हुआ। तो जो ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद थे, इन तीनों के समूह को वेद त्रयी कहा गया। और अथर्ववेद क्योंकि उसमें जादू टोना जैसा चीज था, इसलिए उसको प्रमुख वेदों की श्रृंखला से बाहर निकाल दिया गया। और उसके पढ़ने वाले को होता, उद्गाता, अद्वैय, ब्रह्मा कहते हैं, सब रखने वाली चीज़ है। कभी हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री डिटेल में पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा मैं चीज़ के बारे में। तो आप उत्तर वैदिक काल में आप ये याद रखिए कि यहाँ पे यहीं से ही आपका समझिए कि यहीं से जो आपके ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र जो होते हैं ना, और जो आज समाज भेदभाव पैदा हुआ, ये सब यहीं से निर्मित हुआ है, समझो उत्तर वैदिक काल से ही। यहीं से लोगों में उच्च नीच का भेदभाव पनपा, यहीं से लोगों में सब चीज़ हुआ। तो उसके पीछे भी एक कॉन्सेप्ट है कि वहाँ के पुरोहित जो थे वो क्या कॉन्सेप्ट लेकर के आए, पुनर्जन्म के सिद्धांत को कॉन्सेप्ट लेकर के आए। बताया कि ईश्वर नहीं चाहता है कि हम पंडित के यहाँ जो पैदा हुआ है वो फिर से कुछ और काम करे, इसलिए पंडित का बेटा पंडित रहेगा। ये कॉन्सेप्ट उत्तर वैदिक काल में लेकर के आए। और उस आधार पर ही आज का आपको समाज दिखता है कि ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण, राजा का बेटा राजा, और जो जिस जाति में पैदा हो उसी जाति का है। पहले ऐसा नहीं था। वैदिक काल तक क्या था कि जो जैसे अगर कोई चमार का बेटा पैदा हुआ और अगर वो पढ़ने लिखने में बहुत अच्छा है तो वो पंडित हो जाता था। और अगर कोई पंडित का बच्चा पैदा हुआ है और अगर वो चमड़े के काम बहुत अच्छे से कर सकता है तो वो चमड़े का काम करता था, तो वो चमार हो जाता था। तो पहले उनके कर्म आधारित उनके जो चयन किया जाता था। तो बाद में जो पंडित थे उनको दुख हुआ कि यार मैं यहाँ महलों में रह रहा हूँ, ऊंचाई पे रह रहा हूँ, मेरा बेटा वहाँ चमड़े काम कर रहा है। तो उसने कॉन्सेप्ट लेके आया कि पुनर्जन्म मतलब पिछले जन्म में मेरे पूर्वज ने या मैंने या मेरे बच्चे ने कुछ बहुत बढ़िया कर्म किया होगा, इसलिए भगवान ने उसको मेरे घर में पैदा किया है। ताकि वो नहीं चाहता कि मेरा बच्चा चमड़े का काम करे, इसलिए वो पंडित का जो बेटा वो पंडित ही रहेगा, और जो चमड़े काम करता है उसका बेटा चमड़े काम करने वाला ही रहेगा। ये कॉन्सेप्ट ला करके यहाँ से वो समाज में भेदभाव का बीज बोए थे पुरोहित लोग, ठीक है। और यहीं से पंडित लोग या पुरोहित लोग जो भी थे उस समय के। और यहीं की उत्तर वैदिक काल से देखिए आपकी अब हम क्या क्या इस्तेमाल करना सीख गए हैं। मैंने बताया कि यहाँ से हम तांबे का, पत्थर का तो सीख गए थे, पत्थर से हम तांबा से यहाँ पे कांसे पे आ गए। कांसे के साथ साथ उत्तर वैदिक काल अपने अंतिम दौर पे था, तो यहीं पे एकदम अंतिम दौर पे ही अब लोहे का इस्तेमाल करना सीख गए। तो लोहे का इस्तेमाल करना सीख गए तो क्या होगा कि वैदिक काल में जो ऋग्वैदिक काल है, यहाँ तक तो मुख्य काम पशुपालन होगा, याद रखिएगा, और कृषि दूसरा काम होगा, क्योंकि भी तांबे से उतनी अच्छी कृषि के करने वाला औजार नहीं बना सकते। मगर जैसे ही यहाँ उत्तर वैदिक काल में लोहे का खोज हो जाएगा तो यहाँ पे आपके कृषि मुख्य कार्य हो जाएगा। यहाँ पे फर्स्ट था पशुपालन, सेकंड में था कृषि, यहाँ पे फर्स्ट में हो जाएगा कृषि और सेकंड में हो जाएगा आपका पशुपालन। तो यहाँ से क्योंकि लोहे के अच्छे अच्छे औजार बनने गए, जिससे खेती अधिक होने लग गई, फसल अधिक होने लग गया और अच्छे अच्छे औजार बनने लग गया, तो लोग और सुदृढ़ होते गए। तो अब यहीं से लोहे के इस्तेमाल के अनुरूप ही अब आप पहुंचेंगे प्राचीन भारत के इतिहास में। तो अब देखिए ऐतिहासिक काल जब पहुंचते हैं तब देखेंगे कि प्राचीन भारत का इतिहास अर्थात महाजनपद काल, क्योंकि लोहे का इस्तेमाल हो चुका है। तो महाजनपद अर्थात भारत में सभी लोग अपने अपने हिसाब से औजार बना करके पूरे भारत को 16 महाजनपद में बांट लिए। तो जो हम जनपद है इसमें 16 ठो क्षेत्र बन गए जिनमें अलग अलग जनपद थे। यहाँ पे मैं ऐसा येलो मार्क कर सकता था जो छत्तीसगढ़ जुड़ा हुआ है, मगर उसका क्योंकि प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है, सिर्फ एक क्यास लगाया जाता है कि 16 महाजनपद में से भी एक जो चेदी महाजनपद थी, वो चेदी महाजनपद के अंतर्गत छत्तीसगढ़ आता था। और उसी चेदी का ही नाम विकृत होकर के चेदी जो महाजनपद से चेदीसगढ़ हुआ, चेदीसगढ़ से छत्तीसगढ़ हुआ।
होगा। तो ऐसा कयास लगाया जाता है। तो यहाँ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों तरीके से मतलब कि संबंध है, समझिए कि नहीं भी है और है भी है। तो कहानी मैंने बता दी क्यों है, और नहीं है तो ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिला है इसलिए नहीं है। तो महाजनपद काल में लोहे के इस्तेमाल सीख गए लोग, तो लोग अपना अपना साम्राज्य विस्तार करने लग गए और अपने अपने सेना बनाने लग गए, अपने अपने समूह बनाने लग गए। तो पूरे भारत 16 महाजनपदों में बट गया। याद रखिएगा, महाजनपद में 16 महाजनपद पूरे भारत में देखने मिलेंगे। ठीक है। फिर मध्यकालीन भारत के इतिहास में आप आते हैं। तो मध्यकालीन भारत का इतिहास जो है उसमें पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल दो हिसाब से बटा है। और फिर आधुनिक भारत का इतिहास आता है, जहां से औरंगजेब मर जाता है और औरंगजेब के मरने के बाद आपको भारत की आज़ादी 15 अगस्त 1947 हुई, वहां तक आधुनिक भारत का इतिहास कहलाता है। तो चलिए हम प्राचीन भारत का इतिहास आपको थोड़ा डिटेल में समझा दूं मैं, ताकि आपको इसके अनुरूप देखिए। इसमें से ये जो येलो घेरे हुए हैं, इसका छत्तीसगढ़ प्रमाण मिलेगा, इसका छत्तीसगढ़ प्रमाण मिलेगा, बाकी का नहीं मिलेगा जो नहीं है येलो घेरे में। इसका छत्तीसगढ़ में जिक्र मिलेगा, क्योंकि आधुनिक भारत तो पूरा अच्छे तरीके से मिलेगा। और आगे किसका मिलेगा हम डिटेल में आपको समझाता हूँ। तो चलिए देखते हैं। चलिए अब हम प्राचीन भारत के इतिहास में आ गए हैं। हम ऐतिहासिक के अंतर्गत प्राचीन भारत के इतिहास, मध्यकालीन भारत के इतिहास, आधुनिक भारत के इतिहास है। तो प्राचीन भारत का जो इतिहास है, इसमें महाजनपद काल मैंने बताया, जो पूरे भारत जो क्षेत्र थे 16 महाजनपदों में बढ़ गए थे। और उसी 16 महाजनपद के बाद उसी में से जो और शक्तिशाली होते गए, जो आपके मगध के क्षेत्र के आसपास थे। तो मैं बताऊं आपको, देखिए कि वो शक्तिशाली क्यों होते गए। तो इसके पीछे जियोग्राफिकल फैक्टर मैटर करता है कि बाकी सब महाजनपदों में मगध जो साम्राज्य निर्मित हुआ वही सबसे ज्यादा शक्तिशाली क्यों हुआ। क्योंकि देखिए कि उसमें छोटा नागपुर का पठार का हिस्सा, जहाँ मतलब जहाँ पे पूरे झारखंड, उड़ीसा और जो क्षेत्र जहाँ से पूरे खनिज प्राप्त होती है, आयरन ओर्स प्राप्त होते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोहा प्राप्त हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोहा प्राप्त हो, ज़्यादा से ज़्यादा हथियार बनाए, ज़्यादा हथियार बना पाए तो ज़्यादा मजबूत हो गए। तो इस तरीके से मगध साम्राज्य सबसे ज़्यादा विशाल रूप धारण कर लिया और उसने अपने साम्राज्य का बहुत अधिक विस्तार किया। तो मगध साम्राज्य का उदय हुआ महाजनपद काल से। मैंने बताया कि कैसे हुआ, इसलिए आप पूरे रोड मैप बनाइए दिमाग में क्यों ऐसा हो रहा है ना। तो मगध साम्राज्य का निर्माण हो गया। मगध साम्राज्य में भी बहुत सारे हर्यक वंश आया, फिर शिशुनाग वंश आया, फिर ऐसा करते करते फिर नंद वंश आया। नंद वंश में घनानंद का शासक हुआ, उसका मृत्यु करके जो चंद्रगुप्त, क्योंकि घनानंद के पास एक बार चाणक्य आए थे और वो बताने आए कि यार सिकंदर आ रहा है भारत पे आक्रमण करने, तो आप इस समय भारत सबसे बड़े शासक हो घनानंद जी, तो आप भारत को रक्षा करो और जाओ जो जहाँ से पाकिस्तान जो जुड़ा हुआ है उस एरिया में जाकर के आप भारत का रक्षा करो और उसको सिकंदर को वहीं पे ही रोक दो आप। तो वो उसको बहुत बेइज्जती किया, चल तू बड़ा बड़ा बात मत कर, मैं बहुत ताकतवर शासक हूँ। घनानंद ऐसा बोला, मैं बहुत बड़ा ताकतवर शासक हूँ, तेरे जैसे छोटे मोटे आदमी की बात नहीं सुनना मेरे को। तो चाणक्य का वहाँ बेइज्जती हो गई, उसको लगा कि मेरा अपमान कर दिया, मैं तो देश को बचाने के लिए आया था। और जो चाणक्य तो उस समय तक्षशिला जो विश्वविद्यालय थी, जो भारत की सबसे पुरानी विश्वविद्यालय बोलते हैं, वहाँ के वो प्राचार्य थे, मतलब वहाँ पढ़ाते थे वो, वहाँ के गुरु थे वो। तो तक्षशिला से आए थे पैदल चल के, और तक्षशिला आपके भारत के ऊपर पाकिस्तान वाले एरिया में मिलेगा आपको, है ना। तो वहाँ से वो आए और बताया इसको भाई कि घनानंद बचा ले भारत को, क्योंकि सिकंदर आ रहा है। तो ये बोला कि यार टाटा, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, चल भाग यहाँ से, ऐसा बोल दिया। तो वो अपने लिट्टी चुटिया खोले, कहानी बता रहा हूँ, और बोले कि जब तक ये चुटिया, मैं तब तक ये चुटिया नहीं बांधूंगा जब तक मैं इस घनानंद को इस गद्दी से उतार ना दूँ, इसका जो घमंड इसको चूर ना कर दूँ। तो वहीं से जब वो जा रहे थे तो देखिए रास्ते में कि बच्चे वहाँ पे खेल खेल रहे थे, राजा वाजा वाला, प्रजा वाला। तो राज किलम करके वो खेल का शायद नाम है, ये भी कई बार पूछ लेता है, यूपीएससी में शायद आया था ये क्वेश्चन। राज किलम करके एक खेल है, उस खेल में एक लड़के को देखे, बहुत सारी कहानी मगर एक कहानी का पक्ष बता रहा हूँ मैं, कि राज किलम खेल में एक लड़के को देखे जो कि पूरे राजा के जैसे उसके स्वभाव भाव नेचर थे। तो उसको चंद्रगुप्त मौर्य जो है, चाणक्य जी जो है, उसी को अपने साथ लेकर गए और उसी को नाम चंद्रगुप्त मौर्य दिए। तो उसी को पूरा अपना गाइड किए, पूरा सिखाया, पूरा विद्या सिखाए, पूरे हथियारों का इस्तेमाल सिखाया, दिमाग का इस्तेमाल करना सिखाया। उस तरीके से एक बहुत प्रभावी शासक के रूप में उसको बना करके वापस घनानंद के ऊपर आक्रमण करवाए और घनानंद का साम्राज्य को अंत किया। और इस तरीके से आपका मगध साम्राज्य में नंद वंश खत्म होकर के आपका मौर्य साम्राज्य आ गया, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य शासक थे और चाणक्य इनके सेनापति थे या प्रधानमंत्री थे। तो इसी के ही आगे जाकर के आप चंद्रगुप्त मौर्य पढ़ेंगे कि आप समुद्रगुप्त पढ़ेंगे, उनके प्रभावी बेटा फिर आपको अशोक पढ़ेंगे। अशोक का बहुत अच्छे जानते हैं, जिसपे शाहरुख खान जी की मूवी है अशोका करके, है ना। तो मौर्य साम्राज्य समझ गए, तो मौर्य समाज में अशोक सब पढ़ेंगे। इस समय में आप इसी मगध साम्राज्य से लेकर के महाजनपद काल के इस समय से लेकर के आप मौर्य साम्राज्य के बीच में ही आप देखेंगे कि बुद्ध काल और बौद्ध धर्म, जैन धर्म बहुत प्रभावी। क्योंकि मैंने बताया कि उत्तर वैदिक काल जब आते गया तो हमारे यहाँ मैंने बताया कि कर्मकांड और उस समय जो पुरोहित थे वो समाज को बांट दिए, भेदभाव पैदा कर दिए। तो समाज अब धीरे धीरे जो नीचे काम करते थे, चमड़े का काम करते थे, कोई कुम्हार का काम करते थे, कोई अलग अलग काम करते थे, उन काम के हिसाब से अब लोग ना भेदभाव पैदा कर दिए। तो उन भेदभाव के आधार पर समाज अब टूटने लगा। तो
जो टूटे हुए लोग थे अब उनको भाई एक आधार चाहिए था, उनको मंदिरों में प्रवेश नहीं करने दिया जाता था, बहुत सारे भेदभाव किए जाते थे। तो उसके आधार पर उनको अभी आस्था चाहिए थी जहाँ जिनसे जुड़ सके, वही आस्था जैन धर्म और बौद्ध धर्म लेकर के आए। इसलिए बहुत से अधिक लोग उस समय वैदिक धर्म से हट करके जैन धर्म और बौद्ध धर्म की तरफ अग्रसर हो गए, और इस समय बौद्ध धर्म और जैन धर्म भी हमको देखने मिलते हैं महाजनपद से लेकर के मौर्य साम्राज्य तक। तो इसलिए और बौद्ध प्रमाण और जैन धर्म के प्रमाण भी हमारे छत्तीसगढ़ से प्राप्त होते हैं, तो आप वो भी याद रखिएगा। और वैदिक सभ्यता में आपको एक चीज़ और बता दूंगा लास्ट में मैं, वैदिक सभ्यता के बाद ही एक महाकाव्य काल आता है। तो उस महाकाव्य का वैदिक सभ्यता के बाद सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ा हमने आद्य ऐतिहासिक में, आज सिंधु घाटी सभ्यता के बाद आपका आता है आपका वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता के बाद ही महाकाव्य काल आता है, वेदों के निर्माण के बाद। उस महाकाव्य काल में ही पहले रामायण काल आता है और महाभारत काल आता है। तो उसी रामायण काल में ही रामायण का जिक्र अपने छत्तीसगढ़ से प्राप्त होता है, और महाभारत काल में महाभारत का भी जिक्र अपने छत्तीसगढ़ से प्राप्त होता है। और बौद्ध साहित्य के भी बौद्धों के भी कुछ प्रमाण मिलते हैं, जैनों के भी कुछ प्रमाण मिलते हैं हमारे यहाँ से। तो इस तरीके से है, ठीक है। तो आप बता दिया मैंने। चलिए मौर्य समाज तक मैंने बताया, मौर्योत्तर काल, फिर मौर्य समाज का पतन होते गया, क्योंकि कोई भी अमर तो है नहीं। इनके जो पुत्र बृहदत्त, उनके मौर्य समाज के अंतिम शासक बृहदत्त थे, उनकी हत्या करके वहाँ पे आ गए शुंग वंश, कर्ण वंश, सब शुंग वंश फिर कर्ण वंश आ गए। तो मौर्योत्तर काल में शुंग वंश, कर्ण वंश, आंध्र सातवाहन वंश, ये 3 वंश हमको देखने मिलते हैं मौर्यों के बाद, मौर्यों के उत्तर मतलब मौर्यों के बाद के काल में। तो उसमें शुंग वंश, कर्ण वंश और आंध्र सातवाहन वंश हुए, जिसका आंध्र सातवाहन वंश का हमको जिक्र किसमें देखने मिलता है, छत्तीसगढ़ इतिहास में। इनकी भी कुछ मुद्राएं, जैसे पिलक की मुद्रा देखने मिलती है, बिलासपुर के क्षेत्र से हमको पिलक की, राजा पिलक की मुद्रा देखने मिलती है, जो कि हमको सातवाहन जैसे शासक मानते हैं, है ना। तो ये हो गया, अब देख लिए। और इसमें फिर आगे बढ़ाता हूँ आप लोगों को क्रमों को मैं। फिर मौर्य काल के बाद, मौर्योत्तर काल के बाद फिर से गुप्त साम्राज्य देखेंगे। तो यहाँ भी येलो बना हुआ है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ भी हमको छत्तीसगढ़ से प्रमाण मिलेगा। और गुप्त साम्राज्य के बाद हम हर्षवर्धन का काल देखेंगे, इसका भी कुछ कनेक्शन कहानी के रूप में हमको छत्तीसगढ़ से देखने मिलेगा कि हर्षवर्धन थे, और नीचे चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय थे, वो जा रहे थे तो पांडु वंश के महाश्रीगुप्त बालार्जुन जो थे वो उन्होंने उसकी अधीनता स्वीकार की थी, ऐसा करके वो देखेंगे आक्रमण करने। तो वही देखेंगे। तो ये हर्षवर्धन काल तक समझ में आ गया आपको। तो चलिए, ये आपका प्राचीन, आप समझिए कौन सा क्रम चल रहा था, ये आपका प्राचीन भारत का इतिहास चल रहा था। उसके मध्यकालीन भारत का भी इतिहास जब आएंगे तो आप मध्यकालीन भारत को 2 हिस्से में बांटेंगे, पूर्व मध्यकालीन और उत्तर मध्यकालीन। पूर्व मध्यकालीन 8वीं से 12वीं शताब्दी, उत्तर मध्यकालीन 12वीं से 18वीं शताब्दी। तो अब देखते हैं कि मध्यकालीन में कैसे कैसा था, कि मध्यकालीन पूरे भारत को 3 हिस्से में बांटते हैं, एक उत्तर भारत, एक बीच का दक्कन भारत, एक दक्षिण भारत। तो इस समय यहाँ पे कौन कौन से शासक कैसे कैसे, राजपूत शासक थे, उसके बाद पाल शासक हुए, फिर गुर्जर प्रतिहार हुए उत्तर भारत में, फिर चालुक्य शासक हुए जिसके पुलकेशिन द्वितीय ही हमारे छत्तीसगढ़ में जब वो हर्षवर्धन पे आक्रमण के लिए जा रहे थे तो छत्तीसगढ़ से होते हुए, तो पांडु शासक महाश्रीगुप्त जो बालार्जुन थे वो इनकी अधीनता स्वीकार किए थे, ऐसा माना जाता है ना। तो इनका भी वर्णन मिलेगा। फिर पल्लव, फिर राष्ट्रकूट शासक हुए। दक्षिण भारत में चेर पांड्य, चोल और शाही चोल, ये सब वंश स्थापित थे। फिर आपको उत्तर मध्यकालीन में आएंगे, मध्यकाल के बाद वाले एंडिंग वाले में। तो उत्तर भारत में यह भी 3 खंड में ऐसी बटा हुआ है, जिसमें उत्तर भारत में आपको दिल्ली सल्तनत डेवलप हुआ और चौहान वंश डेवलप हुआ, फिर मुगल सल्तनत आ गया, है ना। फिर आपको दक्कन आया, जो दक्कन में विजयनगर साम्राज्य, जो बहमनी साम्राज्य थी। फिर दक्षिण भारत में चेर, देवगिरी के यादव और वारंगल के काकतीय और द्वार समुद्री, ये सब डेवलप होते गया। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि भारतीय इतिहास के, मैं अभी यहाँ देखिए आप, ये मैं पूरी चीज़ों को एक साथ लेकर के आता हूँ आप लोगों को। तो आप देख रहे हैं कि भारतीय इतिहास में कैसे कैसे, किस क्रम में कैसे कैसे डेवलपमेंट होते गया, ताकि समझ विकसित हो कि कैसे सब चीज़ का विकास हुआ। और उसका छत्तीसगढ़ से जुड़ाव, किन किन हिस्से के छत्तीसगढ़ से जुड़ाव या प्रमाण मिले हैं, तो उनको अलग से मैंने दर्शाया है। यहाँ पे आप लोगों को लिख देता हूँ लाइन जो मैं बोला था, ताकि आप लोगों का डाउट क्लियर रहे। तो हम जब यहाँ पे वैदिक काल में आते हैं, वैदिक काल तो सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता के बाद ही हमको यहाँ पे आद्य ऐतिहासिक वाले कैटेगरी में ही हमको मिलती है महाकाव्य काल। महाकाव्य काल जिसमें हमको रामायण, वैदिक सभ्यता के बाद है ना महाकाव्य काल, और महाभारत मिलते हैं। महाभारत जैसे महाकाव्यों का वर्णन मिलता है, ठीक है। तो इनका जिक्र भी छत्तीसगढ़ से मिलेगा, साथ में इसको भी ऐसा बना देता हूँ ताकि आप लोगों को ध्यान रहे कि इनका भी जिक्र हमारे कहानी के रूप में छत्तीसगढ़ जुड़ाव मिलेगा। फिर आप देखेंगे महाजनपद काल जहाँ पे आया था आपका महाजनपद काल। तो महाजनपद काल के समय से ही आप समझिए कि इस समय, क्योंकि देखिए आप इसका अंत हो गया और यहाँ से ऐतिहासिक काल आएगा, तो इस समय पुरोहित लोग पूरा समाज को बिगाड़ दिए थे, भेदभाव पैदा कर दिए थे। तो जैसे प्राचीन भारत आया, पश्चिम भारत में महाजनपद काल पहले आया था। इसी समय से बौद्ध धर्म, क्योंकि इनके अत्याचार की वजह से समाज टूटा, उनको इसी आस्था से जुड़ाव करना था, तो इनके जो पुरोहितों के जो कर्म कांड थे, 3-5 नियम बनाए गए थे, छोटे जातों को भेदभाव पैदा किया था, उससे बचने के लिए या उससे जो लोग परेशान थे, वो महाजनपद काल में के आसपास से बौद्ध धर्म
बौद्ध धर्म और जैन धर्म से जुड़ते गए। ठीक है, तो इनका भी प्रमाण हमारे छत्तीसगढ़ से मिलता है, तो इसलिए इसको भी गोला कर दे रहा हूं मैं। तो आप देख रहे हैं कि इस तरीके से पूरे इतिहास मैंने आपको समझा दिया, भारतीय इतिहास तक। और इसमें फिर लास्ट में आता है आपका आधुनिक भारत का इतिहास। यहाँ से तो आप सब जान रहे हैं कि औरंगजेब की मृत्यु 1707 में हुई, उसके बाद से लेकर अंग्रेजों का पूरा अत्याचार भारत में बढ़ गया, 1757 प्लासी के युद्ध से पूरा कब्जा करने लग गया, और वहाँ से लेकर आज़ादी तक का जो इतिहास है वो आधुनिक भारत का इतिहास है। तो इसका तो पूरा जुड़ाव हमारे छत्तीसगढ़ से मिलेगा स्पष्ट रूप से, क्योंकि यहाँ से बहुत अच्छे तरीके से हमारे पास डाटा उपलब्ध है। तो इस तरीके से आपका मैंने पूरा आपको ओरिजिन ऑफ हिस्ट्री से लेकर के पूरे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर कर दिए हैं। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ से आप लोगों का जो एक रोड मैप है कि छत्तीसगढ़ के इतिहास को कैसे कैसे किस पर्सपेक्टिव से पढ़ा और किनका किनका जुड़ाव है, और कैसे कैसे पूरी सभ्यता का विकास हुआ, क्या इस तरीके से विकास क्यों हुआ, ये इस तरीके से जनपद क्यों बने, फिर राजा क्यों बने। तो ये सारे आपके जो क्वेश्चन थे या जो आपके माइंड में आने चाहिए थे क्वेश्चन, इन सारों का उत्तर मैं दे चुका हूँ। और तो आप रिवीजन करके इसका देखिएगा और इनको बार बार दिमाग में दौड़ाइएगा। मनन चिंतन से ज़्यादा अच्छा कुछ नहीं होता है पढ़ाई के क्षेत्र में। तो यहीं पे मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आज का क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। तो जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।